हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम मेथड समझेंगे टू मेजर द मास एंड टाइम। मास और टाइम को हम किस मेथड से मेजर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेथड टू मेजरमेंट द लेंथ को मेजर करने के लिए हमने मेथड को स्टडी किया था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आज हम मास को और टाइम को मेजर करने के लिए हम मेथड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। मास एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज नोन एज मास। किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी है कितनी, उसका मास कहलाता है। बहुत से बार कंफ्यूजन रहता है मास और वेट के अंदर। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। वेट जो है वो एक टाइप का फोर्स होता है और मास जो है वो अलग है। F इजिकल टू mg। m वहां पर मास होता है और F वहां पर वेट होता है हमारे पास। जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स जो लगता है उसको आप सिंपली वेट का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे वेट जो है वो अलग अलग प्लेनेट्स पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे आपका वेट है 60 किलोग्राम, आप मून के सरफेस पे जाओगे तो वहां पे आपका वेट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10 किलोग्राम। लेकिन मास जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। चाहे आप उसको यहाँ पर अर्थ पे मेजर कीजिए, चाहे सन पे मेजर कीजिए, चाहे मून पे मेजर कीजिए, कहीं पे मेजर कीजिए, ये क्वांटिटी हमेशा कॉन्स्टेंट। यहाँ पर 10 किलोग्राम है तो वहां पर भी 10 किलोग्राम, हर जगह कॉन्स्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है मास और वेट के अंदर। तो जो मास जो है किसी भी क्वांटिटी, कोई भी आपके पास मैटर की बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की, उसको हम नाम देते हैं मास का। तो मास को मेजर करने के लिए हम किस किस इंस्ट्रूमेंट का या किस किस मेथड का यूज करते हैं। तो जो हम ऑर्डिनरी मेथड यूज करते हैं, जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन से आप मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड की हेल्प से हम मास को मेजर कर सकते हैं। टू बीम बैलेंस मेथड है, टू बीम बैलेंस है, थ्री बीम बैलेंस है। तो बीम बैलेंस की हेल्प से हम सिंपली मास को मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करने से पहले फिर से वही हमें मास की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। मास का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है। जैसे हम अपने ह्यूमन की मास की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 50 किलोग्राम टू 150 किलोग्राम। यानी कि मैं उसको लिख सकता हूँ 10⁻²। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना है? ह्यूमन का जो मास है उसका ऑर्डर कितना है आपके पास? 2। सन का मास मेजर करोगे, उसका मास का ऑर्डर कितना है? बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻30 किलोग्राम, इतना। अर्थ का मास मेजर करोगे, उसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 ऑर्डर है। बहुत से पार्टिकल ऐसे भी हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो हमारे पास इनका ऑर्डर कितना हो गया? -27 -31। आपके पास हर ऑर्डर का यहाँ पर आपके पास पार्टिकल मिलेगा। -31 ऑर्डर का भी है, प्लस के 30 का भी है, प्लस के 0 का भी है। तो इन सबको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास मेथड है। सबसे पहला बैलेंस मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड एंड थर्ड वन इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तीनों का अलग अलग टाइप से हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? जो ऑर्डिनरी, जैसे आपके पास डेली जो हम देखते हैं, ह्यूमन है या कोई एनिमल है, मतलब आप तो अप्रोक्सीमेटली जिसका ऑर्डर जो है 10⁻0 टू 10⁻3 या 10⁻4 तक, हम सिंपली बैलेंस मेथड की हेल्प से उसके मास को मेजर कर सकते हैं। जो प्लैनेट्स है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास को हम सिंपली बैलेंस मेथड की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड का। ग्रेविटेशनल मेथड की हेल्प से हम प्लैनेट स्टार्स का यहाँ पर आपके पास उनका मास मेजर करते हैं। ये भी आपके पास एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब जो छोटे पार्टिकल बच गए जिनको हम देख भी नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका जो हम मेजर करते हैं मास, वो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ हम यहाँ पर इनके मास को मेजर करते हैं। चार्ज वहां पर ऑसिलेट करता है और वहां पर कितने टाइम में कितने बार ऑसिलेट हो रहा है, इस फिनोमेना के बेस के ऊपर हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप इसे नाम दे सकते हो। कई टाइप की आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से एक टाइप का आपके पास मेथड है। इसमें हम जो भी आपके पास पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, उनकी हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड की हेल्प से हम इन नैनो पार्टिकल्स या माइक्रो पार्टिकल्स का जो मास जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आइए मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम कैसे मेजर, सबसे पहले टाइम होता क्या है। तो टाइम जैसे आप घड़ी के अंदर देखते हो, तो घड़ी के अंदर जो आप देखते हो वही टाइम है। टाइम इज व्हाट, टाइम इज व्हाट एक्चुअली क्लॉक रीड्स। जिस टाइम पे आप देख रहे हो, क्लॉक को रीड कर रहे हो, वही आपके पास टाइम होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो। लेकिन अब अगर हम टाइम को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें कि जैसे कि भाई आपका एज कितनी हो गई, आप कितने टाइम, मतलब आपका टाइम पीरियड कितना हो गया। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ह्यूमन की जो एवरेज जो एज जो है वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स 60 ईयर्स। ऐसे ही अगर हम बर्ड्स की, एलिफेंट्स की, या और जो भी आपके पास एनिमल्स है उनकी अगर हम एवरेज एज की बात करें तो सबकी अलग अलग है, मतलब सबका टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग है। अब अगर हम एज बात करते हैं, जैसे अर्थ की एज कितनी, अप्रोक्सीमेटली 10⁶ ईयर, मिलियन ईयर, बिलियन ईयर्स। सन की एज कितनी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 12 ईयर्स। यूनिवर्स की एज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 ईयर्स। तो ये सारा का सारा टाइम, फिर से अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, बहुत से पार्टिकल आपके पास जो स्मॉल पार्टिकल है जो बनते हैं खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे पैदा होते हैं खत्म हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली उनका जो टाइम पीरियड जो है वो 10⁻⁻24 सेकेंड, जो केवल इतने टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। ऐसे भी पार्टिकल है। हम हैं अप्रोक्सीमेटली, चलो मान लेते हैं 100 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2। ये कितना हो गया -24। अर्थ है 10⁻6 ईयर मान लेते हैं, 6 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। सन है, यूनिवर्स है 10⁻19, अप्रोक्सीमेट इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना +19। तो इन सबको हम कैसे मेजर करते हैं, इन सभी टाइम्स को। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड है क्लॉक की हेल्प से। सबसे पहले सिंपल जो हम टाइम को मेजर करते हैं वो क्लॉक की हेल्प से मेजर करते हैं। अब आपके पास क्लॉक जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक और एक एटॉमिक क्लॉक। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक जो है उसके अंदर हम टाइम को काउंट करते हैं, जो पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जो है उसके बेसिस के ऊपर हम टाइम उसको काउंट करके, और फिर वहां पर हम जो वो आपके पास क्लॉक जो है वो आपको टाइम बताती है। टाइम पीरियड वहां पर ओसिलेशंस को काउंट करके, पेंडुलम के ओसिलेशंस को काउंट करके, वहां पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल उसको वाइब्रेट करता रहता है, और उनके ओसिलेशन को काउंट करके हम टाइम को पढ़ते हैं, मेजर करते हैं, रीड करते हैं। एटॉमिक क्लॉक के अंदर क्या है, एटॉमिक क्लॉक जो है वो ट्रांजिशन फिनोमेना पे बेस है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जैसे आपके पास हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, उस केस में यहाँ पर वेव जनरेट होती है। जब ये यहाँ से एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में यहाँ पर आपके पास जंप करता है, उस टाइम पे यहाँ पर आपके पास वेव जनरेट होती है। वेव जनरेट होती है किसकी फॉर्म में, माइक्रोवेव है, कॉस्मिक वेव है, जो भी आपके पास है, इंफ्रारेड वेव है। तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन के बेस के ऊपर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो कितने, मतलब टाइम पीरियड की वेव आपको देखने को मिलती है, जो टाइम की जो आपको डेफिनेशन दी थी, फिर से वही यहाँ पर हम यूज करें वही। तो वो जो क्लॉक जो है, एटॉमिक क्लॉक जो है, वो ट्रांजिशन मेथड पे बेस होती है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन जो है इसके ऊपर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, और उससे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे बेस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पे बेस होता है। तो अब इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, वो तो कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रिकल जो है, जो जिसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता है लॉजिक का, उसके अंदर कोई लॉजिक काम नहीं करता है, वो हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोटर की या जनरेटर की, उसको आपने पावर प्लग में लगाया, ऑन कर दिया, उसको कोई लेना देना नहीं है, सप्लाई चाहे 220 वोल्ट की आए, चाहे 230 वोल्ट की आए, चाहे 500 वोल्ट की आए, कितनी भी आए, 10 वोल्ट की आए, वो सप्लाई उसके अंदर जाएगी। अगर उसके लेवल की है तो ठीक है, चल जाएगा, नहीं है तो खराब हो जाएगा। मतलब उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये जो आपके पास डिवाइसेज होते हैं वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, और इन्हीं में से एक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हो, वोल्टेज रेगुलेटर जो वो एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके अंदर जीना डायोड लगा होता है, लॉजिक गेट्स वहां पे लगे होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं, आप उसे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज है तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज्यादा कर सकते हैं।
तो वहां पर अगर वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो भी वो, जहां पर भी आपने वो स्टेबलाइजर वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखा है रेफ्रिजरेटर के अंदर, टीवी के लिए, कहीं पे भी वो उसके अंदर सप्लाई नहीं जाने देगा उसको। वो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, वहां पर आपका जो डिवाइस जो है वो खराब होने से बच जाता है। ये जो आपके पास डिवाइसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, और इन्हीं के बेस पे है एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। अब होता क्या, टाइम कैसे मेजर करते हैं वो समझिए। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक मोटर का, वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। उसके अंदर हमारे और जो घरों में जो लाइट की जो सप्लाई जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, इसका जो टाइम पीरियड जो है वो कितना है 1/ν, यानी कि 1/50। 1/50 का मतलब 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड के अंदर वो एक 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका होता है उस करंट वहां पर। तो इसी फिनोमेना के बेसिस के ऊपर कितने टाइम में कितने बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की हेल्प से हम टाइम को मेजर करते हैं। सेम ऐसे ही है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ये बस फर्क सिर्फ इतना सा है, ये डिसीजन मेकिंग हमारे पास डिवाइस होते हैं, ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि डिसीजन ले सकते हैं कब उस डिवाइस को सप्लाई देनी है कब नहीं देनी है। ये भी इसी पे बेस होते हैं, ऑसिलेट करते हैं यहाँ पर, ऑसिलेशन फिनोमेना की जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। एक आती है सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक जो है, जो एंशियंट टाइम में, मतलब जब क्लॉक वगैरह नहीं थी, फोन वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे जो हम मेजर करते थे टाइम को, वो सोलर क्लॉक की हेल्प से मेजर करते थे। जैसे आप देख रहे हो सुबह सुबह जो आपको सन जो दिखाई देता है वो किधर की डायरेक्शन में दिखाई देता है, ईस्ट की डायरेक्शन में, शाम को वेस्ट की डायरेक्शन में। तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि दोपहर के 12 कितने बजे बजे हुए हैं, 4 शाम के 4 बज गए हैं, सुबह के 5 बज गए हैं, सूर्य वहां पर उदय हो गया तो सुबह के 6 5, इनके बेसिस के ऊपर हम आइडिया लगा करके डे का भी हम पता लगा सकते हैं कि डे का टाइम कितना हो गया, और सीजनली भी हम बता सकते हैं। जैसे ठंड पड़ रही है, अभी ठंड है तो सर्दी है, गर्मी है तो आपके पास यहाँ पर आपको सन जो है आपसे नजदीक है, गर्मी है तो, ठंड है तो सन आपसे दूर है। तो सीजनली भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं, और डे टू डे भी हम इस सोलर क्लॉक की हेल्प से टाइम का पता लगा सकते हैं। ओके, जैसे एंशियंट टाइम में जो यूज करते थे, जैसे शैडो जो होती है, जैसे आपके मकान की शैडो है या कोई पेड़ है उसकी शैडो को देख करके बता देते थे कि ये टाइम हो गया है। दोपहर के टाइम में आपको जब बिल्कुल 12 से 1 बजे का टाइम होता है दोपहर में, तो आप देखना कभी भी आपको शैडो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि शैडो बिल्कुल सन जो बिल्कुल उसके ऊपर होता है। सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में सबसे लंबी शैडो आपको दिखाई देती है। तो इस शैडो के बेसिस के ऊपर टाइम का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये रेडिएशंस यहाँ पर एमिट होती है, उन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास हड़प्पा जो आपके पास है सभ्यता संस्कृति को पढ़ने के लिए, जिसके आपके पास अभी भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए कि कितने साल पुराने हैं और ये कितने साल तक और रहेंगे, तो ये हम उनका टाइम पीरियड बताने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना। इनको आप अच्छे से डिटेल में आगे +1 +2 के अंदर पढ़ेंगे। ओके।